मासूम और कमसिन अनिका इस वक्त किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। उसके पापा घर पर नहीं थे, वो दूसरे शहर गए हुए थे। इस वक्त घर पर उसकी माँ और सिर्फ अनिका थे। उसकी माँ अभी तक सोकर नहीं उठी थी, तो सोचा खुद ही अपने लिए चाय बना ले। फिर उसके बाद उसने स्कूल भी जाना था। प्रभा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना तो वो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थीं। अभी वो चाय का कप लेकर बाहर हॉल में ही आई थी कि सामने खड़े रोहन को देखकर अनिका बुरी तरह कांप उठी थी। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मेरी जान, तुमसे मिलने आया था, और क्या कर रहा हूँ। वो अनिका को चाहत भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसकी नजरों से अनिका बुरी तरह घबरा रही थी, क्योंकि उसकी नजरें अनिका को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थीं। वो इस वक्त बिना दुपट्टे के थी। जॉर्जेट के हल्के गुलाबी सूट में उसकी खूबसूरती पूरी तरह जाहिर हो रही थी, जो रोहन को पागल बना रही थी। वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, अनिका बुरी तरह डर जाती थी। इस वक्त भी वो बहुत घबराई हुई थी। अनिका मेरी जान, कितना बचोगी मुझसे? एक न एक दिन तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। वो अपने मन ही मन में बोला था। आप जाएं, मम्मी अभी सो रही हैं। और मैं अनिका कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी रोहन धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब बढ़ा था। अपनी उंगली से उसके गाल को छूते हुए बोला, मैं तुम्हारी मम्मी से तो मिलने नहीं आया ना अनिका, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? हालांकि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जबकि अनिका उसके छूने पर बिदक कर दूर हटी थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। जबकि उसकी ये हालत देखकर रोहन को गुस्सा आया था। तुम सारे मूड को खराब करके रख देती हो। आखिर में तुम्हें खा तो नहीं जाता ना, बस जरा सा तुम्हें। वो आगे कुछ कहता कि तभी पीछे से प्रभाजी आई थी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए जोर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब देखो मुंह उठाए हमारे घर चले आते हो। कह दिया ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब निकलो मेरे घर से। उन्होंने धक्का देकर उसे घर से बाहर कर दिया, जबकि अनिका डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिपी खड़ी थी। उसके जाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। ना मेरी बच्ची, इस तरह नहीं रोते। तुम्हारे पापा को बात करती हूँ मैं। मम्मी पापा नहीं सुनेंगे, वो इस लड़के पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अगर ऐसा न होता तो हमारी जिम्मेदारी इसे और इसके बाप को देकर न जाते। जबकि प्रभा जी दुख से गहरा सांस लेकर रह गई थीं। वो जानती थीं पुनीत उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे। जब भी पुनीत शहर से बाहर जाते तो उनके लिए ये दिन बहुत दर्द में गुजरते थे, क्योंकि पुनीत जी विश्वास के कच्चे थे। प्रभा जी बेहद खूबसूरत औरत थीं और पुनीत जी मामूली शक्ल सूरत के आदमी, तो वो प्रभा को लेकर हर वक्त इनसिक्योर फील करते थे। अनिका ने भी अपनी माँ की ही खूबसूरती चुराई थी। उन्हें लगता कि कहीं उनके पीछे से उनकी इज्जत पर किसी तरह की कोई आंच ना आ जाए। उनका अपना कोई रिश्तेदार तो था नहीं, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं। वो इस मोहल्ले में अकेले ही रहते थे, लेकिन उनके बचपन का एक दोस्त था और उन्हें उस पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। जब भी वो शहर से बाहर जाते तो अपने दोस्त विनोद से कहकर जाते थे कि मेरी फैमिली का ध्यान रखना, और विनोद जी अपने बेटे रोहन को उनके घर भेज देते कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सामान वगैरह ला कर दे देना। हालांकि विनोद जी ये नहीं जानते थे कि रोहन अनिका पर बुरी नजर रखता है। रोहन बहाने बहाने से उनके घर जाता और अनिका को तंग करने की कोशिश करता, लेकिन पुनीत जी के आते ही रोहन सतर्क हो जाता था और फिर वो उनके घर नहीं आता था। ऐसे ही डरते सहमते अनिका 18 साल की हो चुकी थी। अनिका को पाने का ख्वाब रोहन के लिए ख्वाब ही रह गया था। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक अनिका को हाथ भी नहीं लगा पाया था, लेकिन रोहन का डर उसके दिल से निकला नहीं था। वो जब मन करता उसे आकर डरा देता था और उसका मासूम सा दिल उसे सामने देखकर सहम जाता था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। पूरे कमरे में एक खामोशी सी छाई हुई थी। पुलिस स्टेशन के एक खास कमरे में जहां मध्यम रोशनी ने एक अलग ही माहौल बना रखा था। एसपी सुशांत अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में गुम था। उसकी वर्दी के बटन हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सुशांत अपनी भरपूर मर्दाना पर्सनालिटी के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। वर्दी पहने हुए उसका सर ऊंचा था और आंखों में कुछ करने की चमक। उसका दिमाग आज सुबह अपनी माँ के साथ होने वाली बातों की तरफ चला गया था। उसकी माँ की बातों ने उसे परेशान कर दिया था। उन बातों को याद करते हुए सुशांत ने अपनी कुर्सी पर टांग रख ली थी और जैसे किसी गहरी सोच में डूबता चला गया। जब देखो संजना जी उसकी शादी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था और वजह थी उसकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई थी। उसकी पहली शादी उसकी माँ की मर्जी पर हुई थी। उस वक्त उसने बहुत खुशी से शादी के लिए हाँ कर दी थी,
बल्कि शादी के लिए उसने अपने दिल में काफी सपने भी सजाए थे। और शादी की पहली रात जब अपने अरमानों को दिल में दबाए वो कमरे में दाखिल हुआ और जब उसने एनी का घूंघट हटाया तो उसे उसके चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दी थी जो नई नबेली दुल्हनों के चेहरे पर होती है, बल्कि वो अजीब सा बेजार चेहरा बनाए बैठी थी। उसने उसे मुंह दिखाई में सोने के कंगन पहनाए और तब भी वो कोई खास खुश नहीं हुई थी। धीरे धीरे वो उसे अपनी पनाहों में समेटते हुए उसकी ज्वेलरी हटा रहा था, लेकिन एनी के ठंडे वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। सुशांत को अजीब लगा था, लेकिन उसने सोचा शायद ये भी उसके शर्माने का अलग ही अंदाज होगा। उस रात सुशांत ने अपनी सारी चाहतें, सारी शिद्दतें एनी पर लुटाई थीं, लेकिन एनी के जवाब ने जैसे उसे पत्थर कर दिया था। कैसे मर्द हो तुम, तुम्हारे अंदर तो मर्दानगी ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। खबरदार जो आज के बाद दोबारा मेरे करीब आए। सेटिस्फाई किए बिना तड़पने के लिए छोड़ देते हो। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई थी और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। और उसी दिन से सुशांत, जो भरपूर मर्दाना पर्सनालिटी का पैकर था, हीन भावना का शिकार होकर रह गया था कि वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और जब अगली रात अपने मचलते जज्बातों को शांत करने के लिए वो एनी के करीब होने लगा तो एनी ने उसे धक्का दिया था। मैंने कहा था ना मेरे करीब मत आना, मुझे अपनी पूरी रात बेचैनी में नहीं गुजारनी। अभी मैं सुकून से हूं तो सुकून से रहने दो। एनी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं तुम्हें खुश करने की, फिर तुम्हें आखिर कहाँ कमी लगती है? मैं आज की रात वो कमी भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे अंदर जितनी कैपेसिटी है तुम उतना ही कर सकते हो। इससे आगे की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम मुझे खुश कर सकते हो। एनी ने सुशांत पर एक नफरत भरी नजर डालते हुए कहा था। और सुशांत, जिसके दिल में इस वक्त ढेरों जज्बात मचल रहे थे, अपनी नई नबेली पत्नी की संगत के लिए एकदम शांत होकर रह गया था। वो एनी को छोड़कर बालकनी में चला आया था और फिर कितनी ही देर तक सिगरेट पीता रहा था। उसे अपने अंदर इस तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। उसके अंदर जज्बात पूरे जोश के साथ मचलते थे। शादी की पहली रात भी वो पूरी तरह जुनून में था, बल्कि उसे तो डर था कहीं नाजुक सी एनी उसके जुनून को सहते सहते बेहाल ना हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा एनी ने उसे नामर्द कह दिया था। एनी को उससे शिकायत क्यों थी उसे समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो एनी के करीब नहीं गया था। पूरे 1 महीने के बाद एनी ने यह कहकर उसे तलाक मांग लिया कि तुम मुझे खुश नहीं कर सकते, मैं पूरी जिंदगी तुम जैसे नामर्द इंसान के साथ नहीं रह सकती। और ये नामर्दी का टैग उसके माथे पर ऐसा लगा कि वो हीन भावना का शिकार होकर रह गया। एनी उसकी जिंदगी से चली गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसके जीने की उमंगें, उसकी खुशियां, सब कुछ अपने साथ ले गई थी। वो अपने खोल में सिमट कर रह गया था। और अब उसकी माँ दोबारा से पीछे पड़ी थी कि वो लड़की ही बदनसीब थी जो तुम जैसे इंसान को छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और एसपी सुशांत अब दोबारा से किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। आज भी उसकी माँ ने शादी की बात छेड़ दी थी और अब वो परेशान सा बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त तो खामोशी छाई हुई थी। वो अपनी माँ के शब्दों की गूंज को अपने दिल पर महसूस कर रहा था कि अचानक बाहर से उसे आवाज सुनाई दी, एक शोर जो सन्नाटे को चीरता हुआ उसके कानों में पहुंचा था। सुशांत ने अपनी टांगे नीचे की और सीधा होकर बैठा। दरवाजे पर नजर जमाए वो ये सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। अभी वो उठने की कोशिश कर रहा था कि एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो सांस फुलाते हुए सीधा सुशांत की तरफ आई थी। औरत के खूबसूरत सूरत पर परेशानी के हाव भाव थे, भरे भरे शरीर की मालिक, मगर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। रात के इस वक्त पुलिस स्टेशन में किसी औरत का यूं आना वाकई एक हैरत की बात थी। और उसने अंदर आते ही रोना शुरू कर दिया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने दोनों हाथ जोड़े सुशांत के सामने खड़ी थी और रोते हुए बोली, मेरे साथ चलें, भगवान के लिए मेरी मदद करें, मेरे घर चलें। सुशांत के माथे पर बल पड़ गए। उस औरत की बात सुनकर उलझ गया था। उस औरत की बेचैनी और आंसुओं से भरी आवाज ने उसके दिल में हमदर्दी भी पैदा कर दी। वो औरत अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मेरे घर पर एक कयामत टूट पड़ी है। मैं बहुत परेशान हूं, अगर आपने मेरी मदद न की तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। वो दरिंदा मेरी फूल सी बच्ची को, ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी थी। भगवान के लिए मेरे साथ चलो। सुशांत ने एक पल के लिए उस औरत को गौर से देखा। उसके चेहरे पर सच्चाई और बेबसी की झलक थी। वो उलझ कर रह गया था, मगर वो बहादुर और निडर एसपी था। सुशांत ने जल्दी ही फैसला कर लिया। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ,
लेकिन पहले मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। औरत तेजी से जवाब देने लगी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बस मेरे साथ चलें, अगर देर हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी परेशानी उसने एक निगाह में पहचान ली थी। इस समय औरत का आना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था और जिस तरह से वो आई थी अंदर ही अंदर वो बुरी तरह उलझ गया था। सुशांत ने अपना कोट उठाया और औरत के साथ चल पड़ा। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जीप की तरफ इशारा किया, चलिए और बताइए कहाँ जाना है। उस औरत ने आंसू साफ करते हुए जीप की तरफ कदम बढ़ाए। सुशांत ने गाड़ी स्टार्ट की। उसके चेहरे पर हिम्मत की लकीरें साफ थीं। वो कोई डरपोक नहीं था। वो जानता था जो कुछ भी हो वो औरत की मदद जरूर करेगा। उसकी जीप रात के सन्नाटे को चीरती हुई साफ सड़क पर दौड़ना शुरू हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। वो बहुत ही सीरियस अंदाज में सड़क पर नजरें जमाए हुए था। चेहरे पर गहरी सोच और परेशानी भी थी। गाड़ी की रफ्तार के साथ उसके दिल की धड़कन भी दौड़ रही थी। वो औरत जो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में फरियाद करती आई थी अब अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, साहब, मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर हैं। मैं और मेरी बेटी घर पर अकेले होते हैं। मेरे पति का एक दोस्त है, उसका बेटा रोहन हमारे घर में जबरदस्ती घुस आता है और हमें डराता रहता है। सुशांत ने गहरी सांस ली और आंखों में गुस्से की चमक के साथ पूछा, फिर आज क्या हुआ जो तुम चली आई हो? अगर वो रोज आता है तो ये तुम्हारे लिए रूटीन के अनुसार होना चाहिए। वो ऐसा ही था, बेधड़क और मुंह पर बात करने देने वाला। औरत की आवाज में कंपन और डर साफ था। आज उसने हद कर दी साहब। जब मैं उसे घर से निकालने की कोशिश करने लगी तो उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। वो बहुत बदतमीज और जाहिल इंसान है। वो मेरी मासूम सी 18 साल की बेटी के साथ पीछे पड़ गया है। ये सुनते ही सुशांत के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी रगें तन गईं, आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत की, गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। तुम फिक्र न करो, आज वो रोहन मेरे हाथ से नहीं बचेगा। औरत ने सुशांत की बात सुनकर कुछ सुकून महसूस किया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान आपका भला करे साहब, अगर आप ना होते तो मैं क्या करती। वो दरिंदा तो कुछ भी कर सकता था। सुशांत ने एक पल के लिए उस औरत की तरफ देखा। मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। तुम ये सब कुछ बस मुझ पर छोड़ दो। तुम अकेली नहीं हो, आज रोहन को उसकी बदतमीजियों की सजा जरूर मिलेगी। गाड़ी तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रात की खामोशी में जीप एक झटके से घर के सामने रुकी थी। घर के अंदर से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। सुशांत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकला। उसके साथ प्रभा जी भी थी। डर और बेबसी उनके चेहरे पर अब भी जाहिर थी। सुशांत ने गहरी नजर घर पर डाली और बगैर टाइम खराब किए प्रभा के साथ अंदर की तरफ बढ़ा था। घर के अंदर लॉन्ज में सोफे पर एक मर्द बैठा हुआ था, रोहन, जो कि अपने आप को इस समय इस घर का मालिक समझ रहा था। ऊंची आवाज में अनिका को बाहर आने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज में गुरूर और बेहिसी का असर था। वो अपनी ही धुन में था, जैसे किसी का डर ना हो। सुशांत के माथे की रगें तन गई थीं, आंखों में गुस्से की लहर थी। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए तेजी से रोहन की तरफ बढ़ा था। रोहन ने जैसे ही सुशांत को पुलिस की वर्दी में देखा वो फौरन खड़ा हो गया। पल भर के लिए उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थीं। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो औरत उसकी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन चली जाएगी और उसे घर तक ले आएगी, मगर उसने फौरन ही अपने ऊपर काबू पाया था। वो ये एहसास कराना चाहता था वो पुलिस को देखकर नहीं डरा था। उसका हुलिया बेहद बेहुदा था। गिरबान के बटन खुले हुए थे, लंबे बाल जो एक चोटी में कैद कर रखे थे, उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां, गले में एक मोटी सी चैन और हाथ पर बंधा एक रुमाल। सुशांत ने उसका गिरबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए गुस्से से बोला, लड़के, ये क्या बदतमीजियां मचाई हुई हैं तुमने यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन औरतों के घर में घुसकर ये बेदर्दी दिखाने की? रोहन ने सुशांत की आंखों में गुस्से की चमक देखी, मगर फिर भी अपनी बदतमीजियों से बाज न आया। गुस्से से जवाब देते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझ पर यूं हाथ उठाने वाले? ये वर्दी का रौब किसी और पर झाड़ना, मैं ये मामला खुद ही निपटा लूंगा। उसने रोहन का गिरेबान और भी जोर से पकड़ा और सख्ती से बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। प्रभा जी जो पास खड़ी थी आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, एसपी साहब, ये हमें बहुत परेशान करता है। जब से मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर हैं और इसने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। रोहन ने प्रभा की बात पर तेज लहजे में कहा, सब पता है मुझे कि तुम क्या रंगरलियां मना रही हो अपनी बेटी के साथ। आने दो अंकल को, वो तो खुद ही आप लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंप कर गए थे, लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं।
इससे पहले सुशांत कुछ कहता, वो सुशांत की आंखों में आंखें डालकर बोला, और इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर के मामलों में दखल न दें तो ही ज्यादा अच्छा है। ये हमारे घरेलू मामले हैं जो हम खुद ही निपटा लेंगे। अंकल जाने से पहले इस घर की जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए थे और हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानते हैं। अपना ये रौब किसी और पर झाड़ना। ये सुनते ही सुशांत के सब्र का पैमाना भर चुका था। उसने रोहन के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारा था। उसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत और आवाज में गुस्से की तेज खनक थी। घरेलू मामले, अभी के अभी तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर आगे बकवास की तो। औरतों को परेशान करता है और तू क्या समझता है कि मैं तुझ जैसे बेगैरत इंसान से डर जाऊंगा? रोहन ने अपनी जगह पर जमकर बदतमीजी से कहा, देखिए, हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करें। अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं मैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद पूछिए प्रभा आंटी से। बताइए ना कि आप दोनों की जिम्मेदारी पुनीत अंकल मुझे और मेरे पापा को देकर नहीं गए थे। प्रभा जी ने सर झुका लिया था। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। मेरे पति ने जाने से पहले अपने जान से प्यारे दोस्त को हमारी जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वो उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनका बेटा इतना नीच और घटिया है। अब सुशांत रोहन की तरफ मुड़ा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को डरा धमकाकर साबित क्या करना चाहते हो? अब ये कानून का मामला है, तुम्हारा मामला नहीं, और मैं यहाँ इनकी सुरक्षा करने आया हूँ। रोहन ने आगे बोलने की कोशिश की, मगर सुशांत ने उसको घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा, एक शब्द और बोला तो अभी के अभी तुम्हें जेल की हवा करा दूंगा। सुशांत की बातों से प्रभा जी को हिम्मत मिली थी और वो आगे बढ़ी। एसपी साहब, हमें इंसाफ चाहिए ताकि हमें आगे से परेशान न करे। सुशांत ने रोहन को घूरते हुए कहा, प्रभा जी, आप चिंता न करें। आज से रोहन तुम्हें या तुम्हारी बेटी को तंग नहीं करेगा। अगर दोबारा इस घर की तरफ देखा तो तुम्हारी जगह सीधा जेल में होगी। रोहन ने आखिरकार खामोशी साध ली थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। सुशांत ने रोहन का गिरबान छोड़ दिया कि उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। प्रभा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले रोहन लॉन्च से बाहर निकला और तेजी से लॉन्च का दरवाजा बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली थी। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर खुद से बोलते हुए बोला, मैं बताता हूँ कि असल बदतमीजी क्या होती है। उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। प्रभा जी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और दीवाना बार दरवाजा पीटने लगी। उनकी आंखों में डर और परेशानी की लहर थी। रोहन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाई। जैसे ही बाहरी दरवाजा खुला, पुनीत जी सामने खड़े थे। रोहन ने उन्हें देखते ही तंजी अंदाज में कहा, अंकल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप अपनी आंखों से देख सकेंगे अंदर क्या गुल खिलाए जाते हैं। आप तो मुझे फोन करके डांट रहे थे ना कि मैं आपके घर ना आया करूं, लेकिन देखिए, मैं आपके घर क्यों आता था। आपके घर की इज्जत बचाना अपना फर्ज समझता था, इसीलिए मैं आपके घर की रखवाली करता था। लेकिन चलिए, अब खुद ही अपनी आंखों से देख लें आपकी बीबी किस तरह हम लोगों की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, आपके खानदान का नाम डुबो रही है। पुनीत जी के माथे पर बल पड़ गए। जबान संभाल कर बात करो रोहन। रोहन ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। आपकी बीबी को मैंने अंदर बंद किया है, वहां वो एक मर्द के साथ मौजूद है। चलिए, मैं आपको उनका तमाशा दिखाता हूँ। रोहन के साथ पुनीत जी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, रोहन की आंखों में शैतानियत झलक रही थी। उसने लॉन्ज में खड़े सुशांत और प्रभा जी की तरफ इशारा करते हुए जहरीले अंदाज में कहा, ये औरत इस एसपी के साथ यहाँ अय्याशियां कर रही थी। मैं तो टाइम पर आ गया ये पूछने कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, वरना न जाने ये दोनों क्या कर रही होते। पुनीत जी गुस्से में भरे हुए अपनी पत्नी की तरफ मुड़े थे, जिस वक्त बहुत खराब से खुलिये में थी। प्रभा जी को एहसास नहीं था। डर और परेशानी की वजह से उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। उनके गले में दुपट्टा तक नहीं था, जो शायद हड़बड़ाहट में कहीं फिसल कर गिर चुका था। पुनीत जी की नजरें उनके चेहरे पर जम गई थीं। चेहरे पर डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो सख्त अंदाज में बोले, प्रभा, ये सब क्या हो रहा है? सुशांत भी सूरत हाल पर बुरी तरह घबरा गया था। वो अपनी जगह खड़ा होकर उलझन में था, क्योंकि उसे ये सब की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर रोहन की बातें उसकी सफाई को धुंधला रही थीं। प्रभा जी ने बोलने की कोशिश की, नहीं पुनीत, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुशांत को बुलाया था क्योंकि आप जिसे इस घर की जिम्मेदारी देकर गए थे, जिसे इज्जत की रखवाली के लिए कहकर गए थे, वही आपके घर की इज्जत को खराब करने पर तुला था। आपकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था।
रोहन ने फौरन उनकी बात काट दी और जहर उगला। ये झूठ बोल रही हैं। इन दोनों के नाजायज संबंध हैं और ये आपसे छुपाने के लिए बहाना बना रही हैं। पुनीत जी अविश्वास निगाहों से अपनी पत्नी को देख रहे थे। उनका दिल बेयकीनी और गम से बोझल हो रहा था। उनकी आंखों में उलझन और शक के साए लहराने लगे थे। प्रभा जी की हालत खराब होती जा रही थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, पुनीत, मैं सच कह रही हूँ। ये इंसान हमारे घर में घुसकर हमें धमका रहा था। मैंने मजबूरन एसपी सुशांत को बुलाया। सुशांत, जो कि अब तक खामोशी से सुन रहा था, आगे बढ़ा और मजबूत अंदाज में बोला, पुनीत जी, मैं यहाँ प्रभा जी की हिफाजत के लिए आया था। रोहन ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ गलत और झूठे इल्जाम है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास को ठेस पहुंचाना है। रोहन ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था इन दोनों को। सुशांत ने सख्ती से रोहन को टोकते हुए कहा, बंद करो अपनी जबान। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन मासूम लोगों पर इस तरह घटिया इल्जाम लगाकर इनके घर में आग लगा रहे हो। पुनीत जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो प्रभा जी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पर कोई ऐसे ही बिना वजह इल्जाम कैसे लगा सकता है। प्रभा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, पुनीत, मैं हमेशा आपका साथ दिया है। ये सब झूठ है, मुझे गलत न समझे। रोहन ने दोबारा कहा, अंकल, अगर ये सब झूठ है तो फिर क्यों ये इस हालत में है? वैसे तो आंटी हमेशा सबके सामने ढक छुप कर आती हैं। आज देखिए कैसे बिना दुपट्टे के खड़ी अपने जिस्म का प्रदर्शन कर रही हैं। रोहन ने एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा था और पुनीत जी के दिल में शक की लहर दौड़ गई थी। अब अविश्वास की हालत में अपनी पत्नी और एसपी सुशांत को देख रहे थे। एसपी सुशांत, जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने आया था, अब इस माहौल में बुरी तरह फंस कर रह चुका था। पुनीत अविश्वास से अपनी जीवन संगिनी को देख रहे थे, जिन्हें वो अपने दिल के बेहद करीब महसूस करते थे, और आज उनका ये यकीन टूटा हुआ महसूस हो रहा था। रोहन एक बार फिर बोला था, आपकी पत्नी के साथ साथ आपकी बेटी के भी चाल चलन ठीक नहीं है। अरे, मैं तो इन लोगों की मदद के लिए आया करता था, लेकिन आपकी बेटी तो मुझ पर ही गंदी नजर रखती थी, और जब मैं कुछ कहता तो इल्जाम मुझ पर लगा देती। दोनों माँ बेटी को मैं तंग करता हूँ। वो तो मैं अभी सही टाइम पर आ गया, वरना तो ये इस मर्द के साथ अपना मुंह काला कर रही होती। एसपी सुशांत के सब्र का पैमाना अब भर चुका था। उससे एक बार फिर अपनी माँ के चेहरे की भी याद आई थी, जो उसका इंतजार कर रही होंगी। उसने खड़े होते हुए रोहन पर एक गुस्सीली निगाह डाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो जानता था उसकी माँ इस वक्त बेहद परेशान होंगी। उसकी निगाह रोहन पर पड़ी, जो अभी जहरीली मुस्कुराहट लिए खड़ा था, फिर पुनीत जी पर जो उलझन में घिरे थे, और आखिर में प्रभा जी पर, जिनके चेहरे पर बेबसी और आंसुओं का मिला जुला मंजर था। सुशांत ने गहरी सांस लेते हुए बेबसी से उन्हें देखा, लेकिन उनके होंठ खामोश रहे। सुशांत जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ पुनीत जी की तेज आवाज ने मोहल्ले के लोगों को उनके घर के सामने इकट्ठा कर दिया था। लोगों की एक भीड़ लग चुकी थी और सब उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सरगोशियों में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो कुछ लोग सवालिया नजरों से उसे घूर रहे थे। वो खामोशी से सबको नजरअंदाज करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा था। हर कदम पर अलग अलग सवालिया नजरों का सामना था, मगर उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जीप के दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोलकर खामोशी से अंदर बैठ गया। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली और फिर इंजन स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। सड़क पर आते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि घर जल्दी पहुंचना है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बाहर के शोर से बेपरवाह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सुशांत के घर से निकलते ही पुनीत जी के चेहरे पर गुस्से की लाली छाने लगी थी। उन्होंने प्रभा जी को बाजू से पकड़ते हुए सख्ती से धकेल दिया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? सिर्फ उस एसपी की मौजूदगी की वजह से खामोश था, लेकिन अब नहीं। ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में लाने की? प्रभा जी की आंखों में आंसू थे, मगर उनकी जबान पर सच्चाई थी। पुनीत, मेरी बात सुनो। वो यहाँ इस लड़के की हरकतों की वजह से आया था। ये लड़का हमारी इज्जत के पीछे पड़ा है। पुनीत का गुस्सा कम होने की बजाय और भड़क उठा। चुप रहो, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को बुलाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रभा जी हिम्मत करके अपनी बात की सफाई देने लगी। पुनीत, ये सब झूठ है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं इस लड़के के खिलाफ मदद के लिए एसपी को बुलाकर लाई थी। पुनीत जी का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने प्रभा को धकेलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ाया। बहाने मत बनाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ।
अगर अपनी बेगुनाही साबित न कर सकी तो इस घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करती फिरे। पिरवा जी ने उनके हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए ऐसा न करो, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हमारी बेटी का सोचो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। तुम्हें साबित करना होगा पिरवा कि तुम बेगुनाह हो। अगर ना कर सकी तो इस घर में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जबकि पिरवा जी का दिल धक धक कर रहा था और वो उसकी हालत से बेपरवाह अंदर चले गए। पिरवा जी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आंसू भरी निगाहों से अपने घर की दहलीज को देखा, जो अब उन्हें पराई लगने लगी थी। अंदर अनिका जो कमरे के अंदर छुपी बैठी थी, इन सारी आवाजों को सुन रही थी। उसका दिल डर के मारे कांप रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाकर माँ के साथ खड़ी हो सके। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल दुआ कर रहा था ये सब कुछ एक बुरा सपना हो। पिरवा जी ने आखिरी बार दरवाजे को हल्के से छुआ, जैसे अपने अतीत को अलविदा कर रही हों, और फिर धीरे से घर की दहलीज से दूर हो गईं। पिरवा जी को निकाल देने के बाद उन्होंने रोहन को भी जाने का इशारा कर दिया। घर में अब खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में तूफान की गूंज उनके दिल में सुनाई दे रही थी। पुनीत जी बाहर ही बिछी चारपाई पर जा बैठे, दोनों हाथों में सर थाम लिया। दिलो दिमाग में अब एक ही चिंता थी, उनकी मासूम बेटी अनिका, जो इस वक्त सब मामले से बेखबर अपने कमरे में छुपी बैठी थी। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। अनिका मेरी बच्ची, उनके होंठों से निकला और वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दस्तक दी। अनिका मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो, सब ठीक है, पापा आपके साथ हैं। उनकी आवाज में नमी और मोहब्बत थी, मगर अंदर छुपा दर्द भी साफ था। अनिका ने दरवाजे के पीछे कांपते हुए उनकी आवाज सुनी। वो दरवाजा खोलना चाहती थी, मगर अब भी डरी हुई थी। अनिका मेरी जान, मैं हूं ना, मैं आपका पापा, डरो मत, बाहर आ जाओ। पुनीत जी की आवाज में बेचैनी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनिका ने डरते हुए दरवाजा खोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, चेहरा सुर्ख सफेद और कांपते हुए कदमों से बाहर आई थी। उसकी हालत देखकर पुनीत जी का दिल दर्द से मचल उठा था। वो फौरन आगे बढ़े और उसे सीने से लगा लिया। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। पुनीत जी ने उसका चेहरा हाथों में लिया। अनिका डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उनकी आवाज में मोहब्बत और विश्वास था। वो अपनी माँ की बेगुनाही के बारे में बताना चाहती थी, मगर उसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पुनीत जी ने एक बार फिर उसे सीने से लगाया। अनिका ने अपने बाप के सीने से लिपटकर अपनी सिसकियां छुपाने की कोशिश की, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुनीत जी ने अनिका को प्यार से देखा। वो जानते थे उनकी बेटी बेहद मासूम और छोटे दिल की है। वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। उन्होंने नरमी से अनिका का हाथ थामा और कमरे की तरफ चल दिए। बाप का एहसास जैसे ही अनिका को मिला, उसका डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। पिरवा जी अपनी आंखों में आंसू लिए कांपते कदमों से अपने भाइयों के घर पहुंची। दरवाजे पर दोनों भाभियां नजर आईं, जिनके चेहरे पर पिरवा जी को देखकर एक अजीब सा भाव आया था। उन्होंने पिरवा को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन होठों से कुछ नहीं कहा। भाभियों को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने लगी कि तभी उनके दोनों भाई आकाश और मयंक परेशान हाल उनकी तरफ बढ़े। पिरवा ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ? आकाश ने फौरन उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सहारा दिया। मयंक भी आगे बढ़ा। आ जाओ, अंदर बैठो और बताओ बात क्या है। पिरवा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हुए सोफे पर बैठी। भाई, पुनीत ने मुझे घर से निकाल दिया है। दोनों एकदम चौंक उठे थे। ये क्या कह रही हो? आकाश ने हैरत से पूछा। पुनीत ने ऐसा क्यों किया? पिरवा ने रोते हुए आकाश को सारी बात बता दी। आकाश के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं, जबकि मयंक की आंखों में गुस्सा था। ये रोहन कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है? और मैं भी जाकर पुनीत से बात करता हूँ। मयंक गुस्से से बोलने लगा। नहीं, पिरवा ने फौरन हाथ जोड़ते हुए कहा। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर आपने कुछ किया तो पुनीत मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। उसने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आकाश और मयंक ने एक दूसरे को देखा। पिरवा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पुनीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम भी उसकी परवाह मत करो। पिरवा ने अपने भाइयों को देखा। मैं मम्मी वाले कमरे में चली जाती हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। वो खामोशी से उठकर अपनी माँ के कमरे में बढ़ गई, जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उनकी माँ की यादें एकदम से उनके दिमाग में ताजा हो गईं। वो कमरा अब भी वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी।
फिर वह एक ठंडी आह भरी और बिस्तर पर बैठ गई। सुशांत थकान से चूर शाम के गहरे होते अंधेरे में अपने घर में दाखिल हुआ था। दरवाजा खोलते ही सामने बरामदे में अपनी माँ संजना जी को देखा। बेटे को देखकर उनकी आंखें जगमगा उठी थीं। वो धीरे से मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए। उनकी